और ये आ गए हम भुल्ला ताल लैंसडाउन में। ये इसकी एंट्री है। भुल्ला लेक हम आए हैं, बट भुल्ला लेक वर्थ नहीं है, बिकॉज़ छोटी सी लेक है, आप देख सकते हो जैसे कि, और ज़्यादा कुछ यहाँ घूमने के लिए है नहीं। और यहाँ की एंट्री टिकट 45 एज वेल एज़ आपको इस पार्क में एंट्री के लिए 150 रुपीज़ पे करने होंगे पर हेड। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ वर्थ। तो फ़िलहाल मैं तो नहीं जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बस इतना सा ही एरिया है इसका। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। ये लैंसडाउन हो जाएगा। खेली एरिया ही है। ठीक ठीक है भाई। ये जैसा कि अभी देख रहे हैं, यहाँ कुछ बोटिंग कर रहे हैं कुछ लोग, और इसका एरिया बस इतना ही लिमिटेड है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। एक ब्रिज है, आई थिंक आपको दिख रहा है नहीं कैमरे में कितना जस्टिफाई हो रहा है, बट एक ब्रिज है और थोड़ी बहुत बोट हैं। और अभी जस्ट मैंने कंफर्म किया तो जो टिकट दे रहे हैं वहाँ पर, वो एक्चुअली कह रहे हैं कि आपको बोटिंग में अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, बिकॉज़ वेटिंग है बोटिंग की। तो एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ भुल्ला लेक पे वैसे भी कुछ है नहीं ज़्यादा, तो मैं यहाँ कुछ देर रुकूँगा, कुछ देर रेस्ट करूँगा, और यहाँ से फिर हम निकल जाएंगे घर के लिए। तो घर के लिए निकलने के लिए तो मैं बीच में एक नाइट, आज की नाइट में स्टे करूँगा अपने बड़े भाई हैं, बिग ब्रदर, उनके यहाँ। तो यहाँ वर्थ नहीं है अपनी, बिकॉज़ टिकट इज़ टू कॉस्टली। इट्स 150 पर हेड, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा करने के लिए है भी नहीं एक्टिविटीज़ में। एक छोटी सी लेक है, आई थिंक दिस इज़ द आर्टिफिशियल लेक। तो बोटिंग है एंड नेचर है। तो नेचर तो पूरे लैंसडाउन में ऑलमोस्ट हर जगह है। आप रोड पर जाएंगे, वहाँ नेचर, आप विज़िट कर रहे हैं इधर से उधर, तो नेचर, बट यहाँ इतना कुछ है नहीं, तो मुझे वर्थ नहीं लगा, तो मैंने टिकट नहीं ली। तो चलिए थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं और निकलते हैं यहाँ से।
चीज़ और नोटिस की जो बहुत ही कॉमन है कि यहाँ पर जो उत्तराखंड की बसें हैं और उत्तराखंड की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इवन कार्स और इवन टू व्हीलर्स, वो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में जो है चलते हैं और कॉन्टिन्यूसली हॉकिंग करते हैं अगर किसी और स्टेट की गाड़ी है तो उनसे आगे निकलने के लिए। बट मुझे समझ नहीं आता और यहाँ पर मुझे क्लियर नहीं होता कि इतनी क्या जल्दी है आगे निकलने की। बट फिर भी अगर कोई इस तरीके से हॉकिंग कर रहा है तो आप उनके साथ जो है एक तरीके से अपने ईगो पर ना लें इस चीज़ को कि नहीं मैं इसको आगे नहीं निकलने दूँगा, बिकॉज़ ये वो रोड्स नहीं है जहाँ पर आप इस तरह की चीज़ें करें। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि इवन अगर आप नॉर्मल हाईवेज़ पर भी जा रहे हैं तो प्लीज़ ये रेस ना करिए, बिकॉज़ इसमें किसी का भी कोई भला नहीं है। उसमें दोनों साइड से ही नुकसान होगा, आपका भी और जो कर रहा है उसका भी। अगर वो चाहते हैं कि भाई उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा आगे निकल के आपसे, तो आप नॉर्मली उनको साइड दीजिए, थोड़ा सा रुकिए और उनको साइड दीजिए कि भैया आप जाइए। तो ये सब चीज़ें प्लीज़ रोड पर मत करिए, बिकॉज़ आपकी फैमिली है वो आपका इंतज़ार कर रही है। आप ट्रिप पर आए हैं, ट्रिप को एंजॉय करिए, ट्रिप को सक्सेसफुल बनाइए और अपना जो है सेफली घर लौटिए। ऐसी चीज़ें आपको बहुत देखने को मिलेंगी इंडियन रोड्स पर, बिकॉज़ यहाँ जो यंगस्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स, उनका ईगो बहुत ही जल्दी हर्ट होता है। मैंने तो आजकल यंगस्टर्स तो छोड़िए, जो बेसिकली एजेड लोग भी हैं, मीन्स दैट ऑफ अदर नंबर के लोग भी होंगे 50 या 50+, वो भी बहसबाजी करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता इस बहस में किसका फ़ायदा होना है या किससे इसको सेटिस्फेक्शन मिलना है, आई डोंट नो। प्लीज़ इन सब चीज़ों में मत पड़िए। मेरा कहना यही है, बिकॉज मैंने इतने वर्स्ट एक्सीडेंट्स देखे हैं जिससे किसी का भला नहीं होने वाला और नॉर्मली डेथ हो जानी है उसमें। तो बचिए इन सब चीज़ों से। और अभी हम दुगड्डा में आ चुके हैं, ये भी लैंसडाउन ही पड़ता है। और बेसिकली लैंसडाउन एक ब्रिटिश टाइम से ही कोई वॉइसरॉय या आई डोंट नो कोई ऑफिसर थे इनमें, बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उनका नाम ही उनके नाम पर ही आई थिंक इस टाउन का नेम जो है वो लैंसडाउन था। और लैंसडाउन ओवरऑल एक कैंटोनमेंट एरिया है। जब भी आप एंट्री करेंगे तो वो कैंटोनमेंट एरिया है वो पूरा। और एज अ गढ़वाल रेजिमेंट यहाँ पर बेसिकली ओन करती है, उनकी सारी जितनी भी वो प्रैक्टिसेस करते हैं और ट्रेनिंग्स होते हैं वो यहाँ पर करते हैं वो लोग। तो ये बेसिकली सारा कैंटोनमेंट एरिया है। और नेचर तो आप देख ही रहे हैं, ब्यूटीफुल इतना है कि ब्यूटीफुल और ग्रीनरी इतनी है कि आप यहाँ जैसी ग्रीनरी मुझे नहीं लगता कहीं आप देख पाएंगे। तो थम्स अप प्लेस है फॉर विजिटिंग। आइए अपनी फैमिली के साथ और सेफली यहाँ पर घूमिए और सेफली जाइए। स्पेशली जब आप हिल्स में ड्राइव करते हैं तो ट्राई कीजिए कि आप इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करें रोकने के लिए मैक्सिमम टाइम, बिकॉज़ ये पॉसिबल नहीं है हर समय आपको ब्रेक भी पुश करने होंगे, बट मैक्सिमम टाइम आप जो है यूज़ करिए इंजन ब्रेकिंग का। इट
इट मीन्स आप लोअर गियर पर रखिए डाउन हिल पर, और लोअर गियर पर विदाउट ब्रेक आप बहुत आसानी से इसको डाउन हिल में उतार सकते हैं। तो इससे आपकी ब्रेकिंग पे इतना बुरा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो ब्रेक्स हैं वो आपके जल्दी बर्नआउट नहीं होंगे। और एक चीज़ और आप ये सामने देख रहे हैं, ये बच्चे को इन्होंने ये भी बहुत ही बैड हैबिट है। यहाँ इंडिया वाले जितने भी लोग हैं ये कब समझेंगे, मुझे नहीं समझ में आता। अपने बच्चों को ये सनरूफ से बाहर निकाल देते हैं। ये सनरूफ का यूज़ नहीं है, प्लीज़ समझो इन चीज़ों को। ये आगे XUV 300 जा रही है, इसमें अननेसेसरी एक बच्चा जो है सनरूफ से बाहर निकला हुआ है। अगर इसमें हार्ड ब्रेकिंग हुई तो बहुत चांसेस हैं इसके रिब्स टूटने का या ये बाहर आए निकल कर। आई डोंट नो क्यों नहीं समझते हैं ये पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स इस तरीके से बच्चों को इनकरेज करेंगे ऐसी उल्टी हरकतों के लिए, बच्चे तो इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे क्या, ऑब्वियस सी चीज़। प्लीज़ ये भी एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए एंगेज मत करिए। ये नेशनल हाईवे 534 है जिस पर अभी हम रन कर रहे हैं फ्रॉम लैंसडाउन टू गुरुद्वार। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसको मुझे शेयर करना था अपने व्यूअर्स से, कि अगर आप हिल्स पर जा रहे हैं तो बहुत से लोगों को उल्टी की प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करें कि वो अपने साथ कोई ना कोई उल्टी की दवाई ज़रूर जो है, वॉमिटिंग की दवाई ज़रूर ही कैरी करें। और इस तरीके के शार्प मोड़ पे कभी भी अपनी लेन को ना छोड़ें। इट मीन्स कि आप अपनी लेन से राइट लेन में कभी भी मूव ना करें, बिकॉज़ इन मोड़ों पर आपको कुछ दिखता है नहीं है उधर से क्या आ रहा है। दैट्स वाई होता ये है कि अगर उधर से भी कोई व्हीकल आ रहा है तो वो अपने साइड में होगा, राइट लेन में, तो टक्कर हो सकती है और इसके चांसेस 90+ होते हैं। कई बार इसी तरीके से टक्कर भी होती है। तो कोशिश करिए एक पूरा बड़ा एक टर्न, एक पूरा बड़ा राउंड लें, और पूरा बड़ा राउंड लेकर ही आप जो है इन टर्न्स को कवर करें। ये नहीं आप शॉर्टकट मारेंगे और राइट लेन में आ जाएंगे। दिस इज़ द बैड प्रैक्टिस। और अगर कोई आगे जाना चाहता है उसको जाने दीजिए। तो ये कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही आराम से ड्राइव कर सकते हैं हिली एरियाज़ में, चाहे वो कितना भी हिल एरिया हो। बहुत से लोग हिल एरियाज़ में आने से इस वजह से भी डरते हैं। इसमें डरने का कोई भी रीज़न नहीं है आपके लिए। बस अपने रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करिए और सेफली जाइए, सेफली आइए। बिकॉज़ जहाँ तक मुझे पता है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा रिस्की ड्राइविंग होती है वो हमेशा याद रखिए हिल्स की नहीं होती। अब आपको लगेगा ये क्या पागलों जैसी बात कर रहे हैं। यस, आई एम सेइंग गुड, राइट, एक्चुअली आई एम सेइंग राइट। व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पर आपको पता होता है कि मुझे एक नॉर्मल स्पीड में चलना है, ये आपके माइंड में फिक्स है। बट जो नेशनल हाईवेज़ होते हैं, पेरिफेरल होते हैं, एक्सप्रेस वेज़ होते हैं, वहाँ पर हर एक बंदा लिमिट क्रॉस करके चलाता है। और वहाँ के जो एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ के एक्सीडेंट्स में बचने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, देखिए बचने के चांसेस तो यहाँ के एक्सीडेंट्स में भी कम ही होते हैं। बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर आप
इतनी गहरी खाइयों में अगर चले जाएंगे इन केस, तो आप कहाँ बचेंगे। बट मैं गाड़ी की खाई में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हेड टू हेड कोलिजन की बात कर रहा हूँ। हेड टू हेड कोलिजन होता है यहाँ पर, तो 40 की स्पीड पर गाड़ियाँ होती हैं, तो उस केस में जो है इतना कैजुअलिटी नहीं होगी। बट नॉर्मल एक्सप्रेस वे में वहाँ पर देखिए आप गाड़ियाँ 140, लोग 140, 180, 200, आप ये देखिए 200 स्पीड पर की स्पीड्स पर जो है गाड़ियाँ भगाई जा रही हैं। आज की डेट में मुंबई एक्सप्रेस वे ओपन हो गया है, तो वहाँ तो मतलब लोगों ने सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी है। अभी कुछ समय पहले याद हो आपको, रोल्स रॉयस का, आई थिंक, हाँ यस, रोल्स रॉयस का एक टैंकर से एक्सीडेंट हुआ था। तो रोल्स रॉयस की जो स्पीड है वहाँ पर 200 प्लस बताई गई थी, धज्जियाँ उड़ गई थी रोल्स रॉयस की। इवन ये देखिए कि एक ट्रक इतना बड़ा होता है, तो उसके दोनों ड्राइवर और क्लीनर्स तक की डेथ हो गई। तो अकॉर्डिंग टू मी जो हमारे एक्सप्रेस वे हैं या जो नॉर्मल रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की हैं with comparison to actually these hilly areas, because hilly areas में हर ड्राइवर को, चाहे कोई सा भी हो, वो ट्रक ड्राइवर हो या कार ड्राइवर हो या इवन 2 व्हीलर का ड्राइवर हो, सभी को अपनी लिमिट्स पता है। वो उसी फिक्स लिमिट के अंदर ही अपनी गाड़ी को ड्राइव करेगा, क्योंकि उसको डर है, आप समझो, उसको डर है कि मैं यहाँ डाउन हिल में भी जा सकता हूँ, मेरा हेड टू हेड कोलिजन हो सकता है गाड़ियों से, बिकॉज़ यहाँ कब टर्न से कौन आ जाता है पता नहीं चलता, वो किस स्पीड पर है ये भी नहीं पता आपको। तो मैं इस तरीके से एक्चुअली एक डिफ़ाइन करना चाह रहा था। तो ये अब हम आ चुके हैं दुगड्डा में, और दुगड्डा से भी आई थिंक 20 किलोमीटर दूर है आपका कोटद्वार। तो देखते हैं अब यहाँ से कितना टाइम लगता है। आप सभी से अनुरोध है कि प्रसाद ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। दुगड्डा भी यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है उत्तराखंड में। ये देखिए नगर पालिका परिषद दुगड्डा, कोई हर्षवर्धन सिंह रावत हैं अधिशासी अधिकारी। यहाँ पानी ले लिया जाए अपनी बोतल में थोड़ा सा। अभी बैक साइड में अभी एक इतना नेचुरल रिसोर्स था पानी का, जो डायरेक्टली पहाड़ों से ही आ रहा है। तो मैंने एक भैया थे, उनसे पूछा कि क्या ये ड्रिंकिंग वाटर है, पी सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ डेफिनेटली। तो आप ये देखिए यहाँ पहाड़ों में हर चीज़ कितनी प्योर है। वो पानी पता नहीं कहाँ किस सोर्स से आ रहा है ऊपर से, और इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप भी यकीन नहीं करेंगे। तो जितनी प्योर लाइफ पहाड़ों की और ये हिली एरियाज़ की अब है बेसिकली, वो भी कमर्शलाइज हो रही है धीरे धीरे व्हीकल्स आ जाने से और चीज़ों के आ जाने से। तो कमर्शलाइजेशन ने सभी नेचुरल चीज़ों की तो रीढ़ तोड़ ही दी है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है। तो अब जितना भी बचा है नेचुरल सोर्स, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, सभी ह्यूमन बीइंग को कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम और पॉल्यूटेड ना करें और उसको सजो कर
रखें। और मैंने अब जाके यहाँ इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप देखा है काफ़ी देर बाद, बिकॉज़ लेंसडाउन के आगे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो जो भी आए तो रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज़ आप अपना जो फ्यूल है वो टॉपअप करवा लें जहाँ भी आपको पहला स्टेशन मिले, वो ज़्यादा सही रहेगा। बिकॉज़ फिर आगे आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। इन केस अगर यहाँ कहीं भी फ्यूल नहीं मिला तो आगे फ्यूल की सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पर ब्लैक किया जा रहा है। क्योंकि मैंने जिस होटल में मैंने स्टे किया था नाइट में, तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर आप जो है अपना फ्यूल वगैरह अगर आपका टॉपअप नहीं है तो आप पहले नीचे से डलवा लाएँ इंडियन ऑयल के या एच के, जिसके पेट्रोल जो आपको पेट्रोल पंप पहला मिले। बिकॉज़ आगे कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज़ आगे है ही नहीं। तो उनका ये कहना था आगे जो है पेट्रोल पंप बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। मेरा भी यही कहना है कि भाई अगर आप आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ख्याल रखें। यहाँ पर जो रास्ता है आप देख ही सकते हो, बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है। और निकलते हैं इस कंडीशन से बाहर। अच्छा, जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने बीच में कई लैंडस्लाइड्स भी देखे थे जहाँ पर रोड बिल्कुल कटा हुआ है और बहुत ही कम आप ये देखिए उसमें रास्ता बचा हुआ है व्हीकल्स को निकलने के लिए। तो वेरी वेरी रिस्की पर्टिकुलर प्लेसेस पर। तो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है इस प्लेस पर, स्पेशली इन जगहों पर। रिक्वेस्ट है कि आप जो है बहुत काम और कूल होकर गाड़ी चलाएं और यहाँ से किसी भी तरीके की अपनी ईगोइस्टिक फीलिंग ना आने दें यहाँ पर। बिकॉज़ अगर आप यहाँ अपनी ईगोइस्टिक फीलिंग लेके आएंगे तो सीधे जो है वही बात हो जाएगी कि आप फिर किसी चीज़ कहीं को दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे। तो प्रॉपर वे में चलें और अननेसेसरी किसी को ओवरटेक ना करें, यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है। अगर आप पीछे चल सकते हैं चलिए, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को ओवरटेक करने की। कोई अगर बहुत ज़्यादा ही स्लो चल रहा है तो वो एक अलग बात है कि उससे आप ओवरटेक लें। बट ओवरटेक भी अगर आप लें तो ये इंश्योर करें कि आपका आगे का रूट एकदम क्लियर हो। और सबसे मेन बात, टर्न्स पर चाहे वो टर्न कितना भी डीप हो या कितना भी डीप ना हो, तो उन पर प्लीज़ आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक ना करें, स्पेशली ट्रक्स को, क्योंकि ट्रक्स के आगे आपको कुछ दिखता ही नहीं है। आप देख ही नहीं पाते हो किसी भी तरीके से, आपको चांस ही नहीं होता जज करने के लिए कि इसके आगे कोई व्हीकल है या नहीं है, या उधर से कोई व्हीकल आ रहा है, या कितना टाइम लगेगा मुझे यहाँ से इसको क्रॉस करने में या इसको ओवरटेक करने में। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि अननेसेसरी ओवरटेक ना करें, ज़्यादा बेहतर होगा। और अपनी लेन में चलते रहें। स्पेशली सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लेन से भटकते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है इन हिली एरियाज़ में।
जगह जगह पर ये होम स्टेज़ और रिज़ॉर्ट्स और होटल्स आपको बहुत मिलेंगे। आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस। एंड जो भी आपके बजट में हो आप उसको चूज़ करें। बिकॉज़ एक और चीज़ भी है कि लैंसडाउन में आप जब भी जा रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप लैंसडाउन में ना रुको। आप उससे पहले ही 5 या 6 किलोमीटर पहले ही कोई होटल रेंट आउट करें, ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज़ मे भी हो सकता है आपको वापस आना पड़े, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड ऑप्शन है लैंसडाउन में। और लैंसडाउन इतना बड़ा भी नहीं है कि वो इतने सारे टूरिस्ट्स को हैंडल कर पाएगा। तो मेरे साथ एक एक्सपीरियंस वर्स्ट हुआ था जब मैं ये वीडियोस शूट नहीं करता था यूट्यूब के लिए। तो पहले भी मैं एक बार आया हूँ, तो उस केस में मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम्स हो गई थी रात में। तो ट्राई करिए कि आप जो है लैंसडाउन से 5-6 किलोमीटर पहले या 10 किलोमीटर पहले कोई भी रिजॉर्ट या कोई भी होटल आपको मिलता है तो वहाँ पर आप स्टे लें। उससे आप जो है परेशानी से बचेंगे। इनके जैसे आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी नहीं हैं, बड़े बच्चे हैं, फिर भी प्रॉब्लम तो है ही। आपको फिर से वही 1-1.5 घंटा निकाल के फिर बैक आना पड़ेगा और अपना फ्यूल भी कंज्यूम करेंगे, सारी चीज़ें हैं। तो बेस्ट है कि आप पहले ही रुकें और रेस्ट कर लें, और नेक्स्ट डे जो है फ्रेश होके आराम से आप जो है लैंसडाउन या लैंसडाउन के आसपास के एरियाज़ को कवर अप कर सकते हैं होल डेज़। और अगर आप लैंसडाउन आ रहे हैं या इस साइड आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 days it is sufficient for cover all the things nearby the Lansdowne. Okay, so आप एक दिन अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो आपको एक दिन तो 6-7 घंटे तो आने में लगेंगे, ऑब्वियसली चीज़ है। तो उस दिन तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, उस दिन तो आप विज़िट नहीं कर पाएंगे। तो आप 2 दिन को आप रिज़र्व रखिए, यानी कि आप अगर मेरे से पूछें तो आपको 4 days जो है लगेंगे इसको शांति से और बिना हड़बड़ी के कवर करने में। मैं एक एज अ सोलो ट्रैवलर आया हूँ, बिकॉज़ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने फ्रेंड्स को पूछा था, बट कोई मेरे साथ नहीं आ पाया बिकॉज़ सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। तो मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, तो एज अ सोलो मैंने ड्राइव किया और दिल्ली से मैंने यहाँ पर ट्रैवल किया। तो मेरे लिए सफिशिएंट था यहाँ पर। और बहुत सी चीज़ें हैं बट मैंने सारी चीज़ें नहीं देखी। मैंने सिर्फ 2 चीज़ों को विज़िट किया यहाँ जो बहुत ज़्यादा ही फेमस है, एक ताड़केश्वर सिद्धपीठ और एक लेक है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उसको मैंने शूट किया है। एक लेक है, वो लेक विज़िट की, बट लेक मुझे वर्थ नहीं लगी, तो मैंने उसके आउटर साइड में ही विज़िट किया। मैं अंदर नहीं गया बिकॉज़ उस बेसिकली छोटे से एरिया के आप 150 रुपये ले रहे हैं। और छावनी में भी एंट्री के लिए आपने 45 रुपीज़ की फ़ीस ली। 200 रुपीज़ नॉट वर्थ फॉर दिस। यस, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप जा सकते हो, बिकॉज़ वहाँ पर बोटिंग है, झूले हैं, तो वो बच्चे उनका किड्स हैं, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो वो उनको एंजॉय करेंगे, तो आपके पैसे वसूल हो सकते हैं। बट फॉर मी दिस इज़ नॉट अ वर्थ। सो फ्रेंकली सेड दैट मैंने जाना कैंसिल किया वहाँ पर, और डायरेक्टली वहाँ से ही मैं रिटर्न घर के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप रोड कितनी बुरी तरीके से टूटे हुए हैं। ऑब्वियस ही चीज़ है, यहाँ पर रोड बनाना उतना मुश्किल भी है। और दूसरा यहाँ प्रॉपर जो
वाटर की एग्जिस्टेंस होती है एग्ज़िट करने के लिए, वो नहीं है जगह। प्लस ऐसी सड़कों पर इतने भारी भारी ट्रक्स चल रहे हैं, तो यही सब रीज़न है कि यहाँ पर सड़कें बहुत जल्दी ही क्रैक डाउन हो जाती हैं। ये देखिए एक पैच ये आया, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही ख़राब सड़कें हैं। ये पैचेस हैं बट बहुत छोटे पैचेस हैं, आप देख सकते हो 50 मीटर्स 100 मीटर्स के पैचेस हैं, जिनको आप इजीली कवर अप कर सकते हो, नो इश्यूज़। और रोड्स तो उत्तराखंड के काफ़ी सही हैं, जितना मैंने अभी यहाँ पर ड्राइव किया, रोड के मामले में आपको सोचना नहीं है, बेस्ट टर्मैक रोड है। हिमाचल में मैंने अभी इतना ड्राइव नहीं किया है, हिमाचल का नहीं कह सकता, बट हाँ उत्तराखंड में जो रोड्स बने हुए हैं काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए ये क्लिफ कितना बढ़िया लग रहा है, कितनी बड़ी चट्टान है। तो यही मज़ा है हिल्स में। एक और पैच जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब, इसके साथ साथ यहाँ पर उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है वो साथ ही साथ इसको मेंटेन भी कर रही है। और यहाँ देख सकते हैं आप साइड में बहुत ही ज़बरदस्त लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। ये इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जो एक बेसिकली बहुत ही चिकनी मिट्टी जिसको बोल सकते हैं उस पर रखे हुए हैं। दैट्स इट। अगर ऐसी प्लेसेस पे अगर बारिश होगी तो आप सोच सकते हैं इतने बड़े पत्थर जो है स्लिप होके नीचे आएंगे, और वो भी किस पर आएंगे हम जैसे व्हीकल्स पर। ये देखिए सामने, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस एरिया, माय गॉड। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर ऐसे ही लटके हुए रखे हैं। बेस्ट है कि आप यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाएं, यहाँ रुके नहीं, बिकॉज़ हिमाचल साइड में बहुत सी गाड़ियाँ इन इतने बड़े बड़े जो शिला कह सकते हो, पत्थर जिसको बोलते हैं उनकी शुद्ध हिंदी में, वो एग्जैक्टली उनके ऊपर आ गए और उसमें सारे पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। गाड़ी का ही पूरा कचूमर निकल जाता है, तो सोचिए पैसेंजर्स का क्या होगा। तो बेस्ट है कि आप यहाँ पर ये देखिए अभी हम कोटद्वार से निकल रहे हैं, और कोटद्वार में एंट्री कर ली थी हमने 4:50 पर। और ये सारा कोटद्वार का मार्केट एरिया, अभी हम मार्केट एरिया से निकल रहे हैं। कोटद्वार का मार्केट एरिया भी ठीक ठाक है, बिकॉज़ सारा का सारा यहाँ पर जो है सिटी ही जो है वो जब आप क्रॉस करते हो तो पूरी सिटी में आपको मार्केट ही दिखेगा। तो गुड है। और ये जा रही है बिजनौर डिपो की गाड़ी। अभी भी पहुंचने का टाइमिंग ऑलमोस्ट 3 आवर्स दिखा रहा है। और अब हम कोटद्वार से बाहर निकल रहे हैं।
काफ़ी पैची है, स्मूथ रोड नहीं है, इस पर आप 60 से ऊपर चला नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा ही पैचेस हैं इस रोड पर भी। आपको दिख ही रहा होगा पैचेस से भरपूर सड़क। इस साइड में ये जिला पंचायत लगती है बिजनौर की। ये सड़क तो वाकई ठीक नहीं है, अच्छी कंडीशन में नहीं है, करेक्ट कंडीशन में नहीं रखा। बहुत ज़्यादा ही पैचेस हैं इस सड़क पर। बट हाँ पैचेस हैं, लेकिन ग्रीनरी जो है दोनों साइड बहुत ज़बरदस्त इस रोड पर, जैसे कि आप दोनों तरफ देख ही रहे हो। और बिकॉज मैं गाड़ी में सिंगल हूँ तो गाड़ी और जंप कर रही है, गाड़ी में वेट नहीं है, स्पीड से इसको रन भी नहीं कर पा रहा हूँ। एंड आई थिंक इन नजीबाबाद तक रोड इसी तरीके से कंडीशन ठीक नहीं है इस रोड की। चलिए आगे कहीं रुकेंगे पेट पूजा के लिए, उसके बाद